नमस्ते साथियों, आप सबों का अपने इस चैनल प्रजापति ज्ञानालय में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इसका शीर्षक देख करके ही पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं नर जनन तंत्र के बारे में, यानी पुरुष के जनन अंग के डायग्राम, और उसको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करूंगा। तो इस वीडियो के अंत तक जो है जुड़े रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। मैं बहुत ही अच्छे से इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और जानकारी के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग नर जनन तंत्र के सभी भागों को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। नर जनन तंत्र का सबसे जो मेन पार्ट होता है दोस्तों, वह वृषण होता है, यानी टेस्टिस। ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, वृषण कहते हैं। और वृषण नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है। यहाँ देखिए, पुरुष का प्रमुख जनन अंग है, यानी हम लोग का मेन जनन अंग टेस्टिस ही होता है, वृषण ही होता है। अगर किसी व्यक्ति को वृषण नहीं है तो वह पुरुष नहीं हो सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किन्नर कहते हैं। दोस्तों, किन्नर से मुलाकात आप लोगों को ट्रेनों में हुई होगी। तो अगर वृषण नहीं है तो फिर वह पुरुष नहीं हो सकता है। तो पुरुष का जो मेन जनन अंग है वह टेस्टिस है, वृषण है। वृषण के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है, और दायां जो है अपेक्षाकृत बाएं से बड़ा होता है। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये साइड से हमने इसका जो है साइड व्यू जो है इसका है टेस्टिस का, वैसे इसकी संख्या 2 होती है। और आप लोगों को तो अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि अगर आप पुरुष हैं तो सभी पुरुष इसको धारण करते हैं, और मेल में ये 2 की संख्या में जो है पाई जाती है। स्टूडेंट के साथ जो सेना में जाने की इच्छा रखते हैं, उस स्टूडेंट के साथ एक समस्या आ सकती है। अगर उसके पास टेस्टिस एक ही है, लाइफ में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी उसके जो है आगे जनन में कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे कि हम लोग के पास एक किडनी होती है, फिर भी हम लोग अच्छे तरीके से हमारा शरीर जो है फंक्शन करता है, वर्क करता है। उसी तरीके से एक टेस्टिस होने पे भी उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जनन में उसको कोई भी समस्या नहीं होगा उसके संतति के जनन में। लेकिन अगर आप सेना में इच्छुक हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो एक टेस्टिस होने पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वहां पे मेडिकल जांच के समय जो है पूरा ओपन करके देखा जाता है, और उसको डॉक्टर जो होते हैं, आर्मी के डॉक्टर, वो चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से कि आपके टेस्टिस 2 है या नहीं। उसके बाद ही आपको जो है मेडिकल फिट जो है घोषित किया जा सकता है। ये सेना से संबंधित नियम है, तो उस पर हम लोगों को ज्यादा नहीं जाना। आगे बढ़ते हैं। इसका जो आकार होगा, साइज होगा, वह 2 इसका जो व्यास होता है डायमीटर, वह 2.5 सेंटीमीटर। किसका व्यास? तो टेस्टिस का जो व्यास होता है यहां से यहां, वह 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ये कहां पाया जाता है दोस्तों? तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा, ये दोनों जांघों के बीच में होता है, और यह एक त्वचा के द्वारा लटका हुआ होता है, जिसको कि हम लोग वृषण कोश कहते हैं। यानी जिस कोश में वृषण लटका हुआ रहता है त्वचा के इस ढीली सी आवरण के द्वारा, उसको हम लोग वृषण कोश कहते हैं। यानी वृषण किस कोश में होगा? तो वृषण कोश में होगा, और यह ढीला आवरण होता है जो दोनों जांघों के बीच होता है। अगला है तापमान। करे शरीर के तापमान से 3 डिग्री जो है इसका सेल्सियस कम होगा। किसका? तो वृषण हमेशा 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। अगर आप नर हैं, यानी पुरुष मेल से संबंधित रखते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, यह टेस्टिस का जो मतलब तापमान होता है, वह शरीर के तापमान से हमेशा ही 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि शरीर के तापमान पे जो टेस्टिस है वह शुक्राणु का निर्माण नहीं कर सकता है, इसीलिए यह शरीर से हमेशा ही 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्योंकि उतने ही तापमान पे शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस में होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि टेस्टिस का तापमान कम क्यों होता है। कम इसीलिए होता है कि शुक्राणु का निर्माण होने के लिए उतना तापमान
पर्याप्त होता है, इसीलिए शरीर के तापमान से टेस्टिस का तापमान हमेशा ही कम होता है। अगर आप मेल हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस होगा, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे? तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये जो वृषणकोश है हमारा, वह ज्यादा हीट ना हो जाए इसलिए शरीर से थोड़ा सा दूर लटक जाता है, यानी गर्मी के मौसम में त्वचा ढीली हो जाती है और हम लोग का वृषणकोश क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे लटक जाती है। और वही ठंड के मौसम में क्या होता है, ठंड के मौसम में बाहर का जो है तापमान कम हो जाता है, इस कारण से यह सुकड़ करके यानी इसमें शिथिलन हो जाता है और यह ऊपर आ जाता है, यानी ऊपर की तरफ यह सट जाता है, बॉडी से चिपक जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया कार्य क्या है इसका, तो शुक्राणु का निर्माण करना। टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण करना, यानी ये जो वृषण है वह शुक्राणु का निर्माण करेगा। शुक्राणु का निर्माण इसमें कहां होता है, तो इसमें बहुत सारा जो है कुंडली के जैसा संरचना होता है, यानी स्प्रिंग के जैसा जो है संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र जनन नलिका। क्या कहते हैं दोस्तों, शुक्र जनन नलिका कहते हैं, और वह टेस्टिस के अंदर पाया जाता है और उसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, टेस्टिस के अंदर शुक्र जनन नलिका में, जो कि कुंडलित यानी स्प्रिंग के जैसा नली होता है, उसमें निर्माण होता है। अब इसमें कह रहा है बीमारी हो जाती है दोस्तों, एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको कि हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रोसील में क्या होता है, हम लोग के टेस्टिस का जो साइज होता है वह बहुत ही बड़ा हो जाता है, यानी बहुत बड़ा हो जाता है, नारियल के सेब का लगभग में हो जाता है। तो यह एक गंभीर समस्या हो जाती है और उसमें डॉक्टर के पास जाने के बाद जो है उसका समाधान हो जाता है। वो अगर उसका अगर गंभीर होगा तो या तो ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर उस तरीके से उसका या दवा के द्वारा इलाज होना होगा तो दवा के द्वारा उसका इलाज कर देते हैं। तो इसमें जो समस्या होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोसील कहते हैं। इसका सुरक्षा कैसे करना चाहिए, सुरक्षा तो सुरक्षा करे तापमान से करे एवं चोट से। तापमान से कैसे, तो आपको पता है कि यह क्या होगा, हमेशा ही शरीर के टेम्परेचर से कम होगा। तो ठंड के मौसम में अक्सर, जैसे अभी ठंड का मौसम है, तो हम लोग क्या करते हैं, आग के पास बैठते हैं। तो आग के पास जब कभी बैठे तो चौकड़ी मार के, से पालथी मार के बैठे, ऐसे करके चुपकी होकर के ऐसे नहीं बैठे। उससे क्या होगा, टेस्टिस का हीट जो है ज्यादा हीट हो जाएगा उसका, और शुक्राणु का यानी शुक्राणु के जो संख्या है, स्पर्म का जो काउंट होता है वह कम हो जाता है इससे, यानी ओवर हीट होने से शुक्राणु का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है। इस कारण से हम लोग को तापमान से बचाना चाहिए। वही गर्मी के मौसम में आप नाइट के टाइम अगर अकेले सोते हैं तो विदाउट वो जो है अंडरवियर का भी सो सकते हैं, ताकि वह ओवरहीट ना हो, इससे स्पर्म की काउंट में जो है कमी आती है। अगला है चोट, यानी इसको चोट से भी सुरक्षा करे। जैसे हम लोग कई सारे गेम खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो अक्सर जो है हम भी इससे पीड़ित हो चुके हैं बचपन में, और बहुत ज्यादा जोर की चोट लगती है इसमें। तो उसका एक यंत्र होता है, उसका उपयोग करें आप। क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो गेंद का चोट जो है बहुत ही जोरदार होता है और उसको डैमेज कर सकता है, इसीलिए आप इसका ख्याल रखें, नहीं तो आगे बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हो सकती है, आप पिता बनने से जो है वंचित रह सकते हैं। तो ये था टेस्टिस के बारे में जानकारी और आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा। आगे देखिए, वीर्य और शुक्राणु दो शब्द है दोस्तों, इसको जानते हैं हम लोग क्या होता है। कई बार हम लोग वीर्य को स्पर्म कह देते हैं। मेन बात यह है कि अंग्रेजी के डिक्शनरी में वीर्य के लिए कोई स्पेलिंग ही नहीं है, उसका मतलब कोई वर्ड ही नहीं है। हम लोग स्पर्म माने शुक्राणु होता है, शुक्राणु स्पर्म के लिए वर्ड है, लेकिन वीर्य के लिए नहीं। वीर्य क्या होता है, तो शुक्राणु द्रव, यानी इसमें जो टेस्टिस में जो द्रव बना, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ग्रंथि है जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय। तो शुक्राशय से निकलने वाले द्रव जिसको शुक्राशय द्रव कहते हैं, और एक प्रोस्टेट द्रव, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले जो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो तीनों को मिला करके हम लोग वीर्य कहते हैं, यानी हम लोग के लास्ट में जो अंत में जो वीर्य निकलता है, मतलब ये तीनों चीजों को मिला करके उसको हम लोग वीर्य कहते हैं। शुक्राणु तो केवल इसमें जो निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से शुक्राणु और वीर्य के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, दोनों शब्द थोड़ा से अलग है। आगे कह रहा है शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, यानी अंडाणु और शुक्राणु जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, और हम लोग का जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, वह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो यह भी ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, कड़ा एक स्खलन में लगभग 4 ml वीर्य निकलता है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या 5 करोड़ से 15 करोड़ होती है। आप सोच सकते हैं यह संख्या कितना ज्यादा है। और 4 ml लगभग में 4 ml4 ml बहुत ही कम होता है, और उसमें कह रहा है 5 करोड़ से 15 करोड़। आप सोच सकते हैं 5 करोड़ से 15 करोड़ की संख्या में होती है, तो यह कितना ज्यादा छोटा होगा, यह बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। एक स्खलन में यानी एक बार मैथुन के समय अगर वीर्य का स्खलन होता है तो उसमें शुक्राणुओं की संख्या 4 ml, जिसमें कि 5 करोड़ से 15 करोड़ होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अधिवृषण यानी हम लोग के जनन तंत्र का जो आगे का भाग होता है उसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं। यहाँ पे हमने इसमें टिक लगाना जो है भूल गया हूं। ये टेस्टिस का ये जो ऊपर वाला संरचना दिख रहा होगा, इस भाग को हम लोग अधिवृषण कहते हैं, यानी वृषण के ऊपर ये जो संरचना दिख रहा है इस भाग को हम लोग अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण का कार्य क्या है? तो शुक्राणु का निर्माण जो है, शुक्राणु बनता तो है टेस्टिस के अंदर यानी शुक्र जनन नलिका में। शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु बना, लेकिन शुक्राणु रहेगा कहां? शुक्राणु के रहने के लिए तो कोई जगह चाहिए, तो शुक्राणु रहता है आपको अधिवृषण में, यानी इस भाग में। शुक्राणु बना कहां? तो शुक्राणु बना शुक्र जनन नलिका में, रहेगा कहां? अधिवृषण में। अधिवृषण में क्या होता है? शुक्राणु जाकर के संग्रहित होगा। जैसे कि आप आहार नाल में पढ़े हुए थे, तो पित्ताशय में क्या होता है? पित्त बनता है, लेकिन वह संग्रहित कहां होता है? तो गॉल ब्लैडर में, यानी नहीं, लीवर में पित्त बनता है। लीवर यानी यकृत से पित्त बनता है, लेकिन वह संग्रहित कहां होता है? तो गॉल ब्लैडर में, यानी पित्त की जो थैली है वहां पे संग्रहित होता है। उसी तरीके से शुक्राणु तो बनेगा शुक्र जनन नलिका में, उत्पादित होगा शुक्र जनन नलिका में, लेकिन संग्रहित कहां होगा? जाकर के इकट्ठा कहां होगा? तो इकट्ठा होता है अधिवृषण में। अधिवृषण क्या है? इसका संग्रहित होने का स्थान है। यहां पे क्या होता है अधिवृषण में? तो शुक्राणु परिपक्व होगा तथा सक्रिय होकर निषेचन के योग्य बनेगा। यानी अधिवृषण में इसका, इस वाले भाग में अधिवृषण में इसका विकास होता है, शुक्राणु परिपक्व होता है और निषेचन के लायक बनता है, यानी वह तैयार हो जाता है कि आई एम रेडी, यानी अब हम निषेचन के लिए तैयार हैं। तो ये हो गया अधिवृषण। आगे पार्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला है शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो है एक नली है, आपको दिख रहा होगा, जो कि अधिवृषण से जुड़ा हुआ है। ये नीले कलर का नली आप देखने का प्रयत्न करें। ये जो है यहां से यानी मूत्र नलिका में एक बार ऐसे फेरा लगाते हुए घूमते हुए यहाँ पे शुक्राशय जो ग्रंथि उससे जुड़ते हुए आपको मूत्राशय से निकलने वाली नली से जुड़ते हुए इस तरीके से मूत्र मार्ग का निर्माण करती है और उसमें जुड़ जाती है। तो ये शुक्रवाहिनी जो नली होती है वह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। आप सोच सकते हैं 25 सेंटीमीटर काफी होता है। 25 सेंटीमीटर कितना हुआ? जितना हम लोग के अब पढ़े होइएगा कि निकट दृष्टि, तो मतलब हम लोग को स्पष्ट दृष्टि के लिए जितना सेंटीमीटर दूरी की जरूरत होती है उतना 25 सेंटीमीटर हुआ। तो 25 सेंटीमीटर ये लंबी नली होती है। अधिवृषण से निकलने वाला नली कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। तो आपको ये शुक्रवाही का पता चल गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ग्रंथि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी पुड़हस्थ ग्रंथि हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि लगभग गोलाकार जो है ग्रंथि है और इससे क्या चीज का स्राव होगा? तो प्रोस्टेट द्रव का स्राव होता है, यानी इससे निकलने वाले एक लिक्विड होती है जिसको हम लोग प्रोस्टेट लिक्विड कहते हैं या पुड़हस्थ द्रव कहते हैं। इसके कारण क्या होता है दोस्तों? वीर्य में गंध होता है, एक खास प्रकार का जो है स्मेल होता है। वह स्मेल प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले प्रोस्टेट लिक्विड के कारण होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? यह शुक्राणुओं को क्या करता है? एक्टिव करता है, उत्तेजित करता है। यह शुक्राणु को क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। यह प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले लिक्विड का कार्य है शुक्राणुओं को उत्तेजित करना। तो आपको प्रोस्टेट ग्रंथि भी समझ में आ गया।
इसमें एक बीमारी होती है जिसको हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। पुरुषों में यह बहुत ज्यादा पाया जाता है और यही एक गंभीर जो है जनन तंत्र से संबंधित समस्या होती है, जो कि पुरुषों में और बहुत ज्यादा हमारे देश में लगभग 100 में से 40% के करीब लोगों को जो है ये प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है। और उसका एक रीजन है अति मैथुन, यानी बहुत ज्यादा जो है वीर्य के स्खलन से, बहुत ज्यादा संभोग करने से, अति संभोग करने से क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि के पास एक शटर होता है जो कि इसको लॉक करके रखता है, स्पर्म को, वीर्य को लॉक करके रखता है और उसको बहने नहीं देता है, रोक के रखता है। वह शटर क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है और थोड़ा सा भी जो है मन में सेक्स के प्रति विचार आने से या उत्तेजना आने से या किसी सेंसिटिव या जिसको हम लोग हॉट कहते हैं उस तरीके का कोई भी चित्र वगैरह देखने से मन में ऐसी भावना भी आने से क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का स्खलन हो जाता है, यानी उसका वीर्य जो है बाहर आ जाता है। तो यह एक गंभीर समस्या होती है। इसलिए दोस्तों अति मैथुन से बचना चाहिए। यह गंभीर समस्या जो है ले सकता है, यानी प्रोस्टेट कैंसर भी उससे हो जाती है। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए, जो युवा है खास करके उन लोगों को बचना चाहिए। आगे है कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको यहां से आगे बढ़ेंगे तो दिख रहा होगा यहाँ पे कॉपर ग्रंथि है। कॉपर ग्रंथि जो है इससे एक क्षारीय द्रव का स्राव होता है। क्या चीज का स्राव होता है, क्षारीय द्रव का स्राव होता है, यानी वह क्षार होगा, एल्कलाइन होगा, उसका स्वाद जो है क्षारीय होता है। तो क्षारीय द्रव का स्राव होगा। यह क्या करता है, मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट एवं जलन से बचाता है। ये जो क्षारीय द्रव है कॉपर ग्रंथि से निकलने वाला, यह मूत्र से जो इस नली में खुजलाहट होती है और जलन होती है, इस जलन को क्या करता है, बचाता है। अगला काम क्या है इसका, क्षारीय द्रव योनि के अम्लता को नष्ट करता है। यानी संभोग के समय, मैथुन के समय योनि में जो अम्लता होती है, यानी अम्लता होगी, उसको क्या करेगा, यह नष्ट करने का कार्य करता है, ताकि जो है शुक्राणु उसमें जीवित रहे और अच्छे तरीके से निषेचित हो पाए। अगला है सीसन। सीसन जिसको पेनिस कहते हैं। तो पेनिस दोस्तों ये पूरा यहां से लेकर के जो लंबी सी संरचना आपको दिख रही है, इसको इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। और यह पुरुष का क्या है, मैथुन अंग है। यह पेनिस का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है योनि में वीर्य को पहुंचाना, यानी निषेचन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री के योनि में पहुंचाना है। पेनिस का मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणुओं को योनि तक पहुंचाना, ताकि निषेचन की क्रिया जो है आसानी से हो सके। यह बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेल से बना हुआ रहता है, कोशिका से बना हुआ रहता है। मन में थोड़ी सी भी उत्तेजना आने से या वासना से संबंधित विचार आने से यह क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है इसमें। और वह इसलिए होता है ताकि मैथुन के समय क्या हो सके, शुक्राणु जो है योनि तक पहुंच सके। अगर ऐसा ना हो तो फिर वह संभोग की क्रिया ठीक से नहीं होगी और निषेचन की क्रिया में बहुत ज्यादा बाधा आ सकता है। तो यह क्रिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को सीसन के बारे में समझ में आ गया। सीसन कहते हैं, अंग्रेजी में पेनिस कहते हैं। इसके बीच से जो है मूत्र मार्ग आता है और इसका ये जो लास्ट वाला भाग है, इसको हम लोग सीसन मुंड या ग्लांस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लांस कहते हैं। इसका शिखर वाला, ये वाला टिप वाला जो भाग है, इसको हम लोग ग्लांस कहते हैं। ग्लांस जो है ऊपर से त्वचा के बहुत ज्यादा ढीली परत से ढका हुआ रहता है। त्वचा का लचीला परत रहता है ऊपर से, जो इसको कवर किया हुआ रहता है, ताकि बैक्टीरिया फंगस वगैरह से जो है सुरक्षित रहे। इसके सुरक्षा हेतु यह रहता है। तो इसके ऊपर ये जो त्वचा की ढीली परत रहती है, उसको हम लोग प्रीपियोस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपियोस कहते हैं। तो प्रीपियोस से क्या रहता है, ग्लांस ढका हुआ रहता है। तो ये थी आप लोगों को पूरे जनन तंत्र के बारे में जानकारी। और यहाँ पे दोस्तों एक जो है ग्रंथि के बारे में छूट गया है, ये शुक्राशय है। शुक्राशय, तो शुक्राशय से भी जो है एक खास तरह का लिक्विड निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय द्रव। क्या कहते हैं, शुक्राशय द्रव। वह क्या करता है, यह निकल करके इसका जो मार्ग होगा, जो रास्ता होगा, उसको क्या करता है, उसमें चिकनाहट लाता है। थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होगा, तो वह क्या करेगा, चिकनाहट लाता है, ताकि शुक्राणुओं को जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो शुक्राशय द्रव का यही काम होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जनन तंत्र से संबंधित जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का लाभ प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।